हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उस पर बात करेंगे। और हमारा आज जो है पहला ही वीडियो होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और राज्य व्यवस्था पर जो है इसमें बात होने वाली है। लिखा सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन 1990 से मार्च 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, तो उनके सभी प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था के इसमें जो है हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग जो है भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर पहला हमारा कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम, इन दो चैप्टर यानी पहला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत दो चैप्टर हैं, इस पर बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखिए ये चार ऑप्शन है, आपको पता होगा अगर आप पढ़ रखे होंगे। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 आपके अन्य न्यायाधीश थे। जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए थोड़ा सा वही मैंने बताया आपको जो इसमें लिखा हुआ है, जो व्याख्यान है। देखिए 1773 एक्ट के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और देखिए एक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और उसकी सहायता के लिए 4 जो है सदस्य अन्य होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और इनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्य और थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्लेवरिंग। पहले थे आपके पहले थे फ्रांसिस, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मानसन और चौथे थे बारवेल। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा प्रश्न है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पहला विकल्प सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं सही है। मतलब ना ही पहला सही है ना ही दूसरा सही है। तो क्या होगा इसका जवाब? देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। तो ये तो पहला आपका सही है। दूसरा लिखा है लेमेस्टर नहीं होंगे, मैंने आपको बताया है एलिजा इम्पे होंगे। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा, देखिए मिलान है और थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न अब एग्जाम में आने लगे हैं। लिखा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अभी मैं आपको मिलाता हूँ। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपको पता है कब हुई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, ये आपको पता है अभी तक मैंने जो आपको बताया है। फिर आपका जो दूसरा वाला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये आएगा आपका चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। ठीक है, और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और पहला वाला है आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। तो बी वाला जो है आपका ऑप्शन पहले वाले से मिलेगा जाके। और इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने के लिए ये सी का जो है तीसरा वाला। और नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला सही होगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सही है। वही नीचे लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना,
1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। एग्जाम में सीधे पूछ लेगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी, किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? 1833 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, 1833 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी और इसके अंतर्गत कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य बनाया गया था। पहला कानूनी सदस्य कौन था? मैकाले। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसी को लेकर के जवाब दिए गए हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। 1813 के अंतर्गत जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, बिल्कुल सही है। जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। इसके अंतर्गत जो है मतलब ये जो कमेटी बनाई गई जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्राच्य एवं आंग्ल विवाद, ये भी, यानी अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए ये तीनों जो आपके कथन हैं ये उत्तरदायी होंगे। इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। आइए थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। इसमें व्याख्यान लिखा है, 1813 चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। ठीक है, समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक थे। आंग्ल के समर्थक थे ट्रेविलियन और एच.टी. प्रिंसेप जो थे ये प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में से थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, जो कि आपके 1828 से 1835 यानी 7 साल रहे, ये इनका कार्यकाल रहा, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जिससे कि भारत में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जिससे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा? तीनों ऑप्शन सही है। अगला आपका प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1813 चार्टर एक्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, थोड़ी बातें आप लोग याद कर लीजिए कि प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए खत्म किए जाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। और ये जो आपका है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है आपका 1813 से फिर जुड़ा हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। ठीक है, अगला है आपका, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ जाएगा। तो भैया इसमें से जो है कौन से ऑप्शन आपके सही हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पहला वाला है, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि इसने भारत में यानी 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। ये दोनों सही हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं हुआ था। ठीक है, ये कब नियंत्रण में आएगा? जब 1858
के अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ जाएगा काम करने के लिए। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, 8वां हमारा प्रश्न है, ये देखिए, ये जो व्याख्या है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, इसको तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। और आगे लिखा है, साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया जाएगा। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार पहला और दूसरा ऑप्शन सही होगा, परंतु तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना, तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यानी आपका जो है पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा गलत है। अगला जो 8वां प्रश्न है, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का प्रावधान किया? तो यह था आपका 1833। ठीक है, इसमें व्याख्या लिखी गई है, लिखा है, चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया है प्रश्न, देखिए आया हुआ है यूपीपीसीएस 2012 में, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव किया? तो ये था आपका 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चार्टर एक्ट 1853 क्या कहता है? ये विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था करता है। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना इसी एक्ट के माध्यम से की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ भी 1853 चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का, बंगाल का नहीं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो गया है। दूसरे चैप्टर पर जो है थोड़ा निगाहें डालते हैं, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एग्ज़ाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, पहला वाला जो चैप्टर था, यानी एक चैप्टर है, उसके अंतर्गत 2 भाग हैं, तो दूसरा भाग है, लिखा है ब्रिटिश संसद के भारतीय शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। अब जो है गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। यानी पहले जो है गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब भारत का वायसराय हो गया, और जो कि ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम के माध्यम से भारत के राज सचिव पद को सृजित किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला आपका है भारतीय अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके अंतर्गत क्या है? देखिए, लिखा है के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। इसने सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आपका है कि 1861 अधिनियम के द्वारा वायसराय जो है आपातकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान
1861 और अधिकतम 6 माह की अवधि तक जो कि प्रभावित होगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण भारत परिषद अधिनियम 1892। सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तथा मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, 1861 में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपातकाल में अध्यादेश जारी करना। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 1858 में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारत का वायसराय इसके अंतर्गत था 1858 में, और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के राज्य सचिव का पद 1858। अगला आपका है 1919 भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम के द्वारा 1919 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, यानी प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। कब? 1919 एक्ट के माध्यम से। और प्रथम सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार किसने दिया? 1919 ने। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किसके अंतर्गत आता है? 1919 के अंतर्गत। सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1919 जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण होगा मैं आपको बता दूंगा। सीधे आते हैं 1935 पर। लिखा है भारत में संघात्मक शासन लागू करना, यानी संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई। 1919 अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया गया था, जिसे 1935 में ख़त्म कर दिया गया। अब केंद्रों में लागू होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी के अंतर्गत हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, किसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को विस्तार करते हुए निर्वाचन प्रणाली में दलितों को, महिलाओं को और श्रमिकों को भी सम्मिलित किया गया। लिखा है इसी यानी 1935 अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा बनाए गए। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। भारत का सम्राट नहीं होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब प्रश्नों की ओर आते हैं।
लिखा है भारतीय अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 16 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से जो है गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 नहीं थी, 6 थी। ठीक है, कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से विभाग के सदस्य थे? राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, कानून विभाग, वित्त विभाग और गृह विभाग। ये 5 सदस्य पहले थे। बाद में 1784 में नहीं, 1874 में एक और सदस्य जोड़ दिया गया। ठीक है, तो टोटल सदस्य जो है 6 थे, 7 नहीं थे। छठवां था आपका लोक निर्माण विभाग का सदस्य। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला आपका गलत। दूसरा है विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो ये आपका तीसरा भी सही है। ठीक है, पहला वाला जो है आपका गलत है, यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 6 होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। दूसरा और तीसरा जो विकल्प है इसमें सही होगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, लिखा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। 1892 जो अधिनियम था ये इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, बताएं आप लोग। 1892 अधिनियम के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, ये भी गलत है। ठीक है, और 1892 का जो अधिनियम था ये 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ था, ये भी गलत है। ठीक है, और कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। ठीक है, और लिखा है इसके अतिरिक्त सदस्यों में, इसमें नीचे लिखा हुआ है, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्य और 10 जो है आपके गैर सरकारी होने चाहिए। ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ है 24 नहीं 16 होगा, और गैर सरकारी सदस्य आपके 10 होंगे, ना कि 5। यही देखिए ना, 16 सदस्यों में से 10 आपके गैर सरकारी होंगे। ठीक है, तो आपके जो विकल्प हैं तीनों गलत हैं। ठीक है, तीनों गलत हैं, कोई भी इसमें से सही नहीं होगा, इसी वजह से इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? अभी मैंने आपको बताया 1892 में। 1892 के अंतर्गत क्या था? वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कब की गई? तो मैंने आपको अभी बताया था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। व्याख्या में लिखा गया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान। अगला यही प्रश्न है, 1919 का अधिनियम पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? अभी मैंने आपको बताया था 1935 के द्वारा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लीजिए। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा? 1935 अधिनियम के द्वारा। इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गवेयर। ठीक है, अगला है, न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में। एग्जाम में पूछा गया, देखिए भैया 2015 में। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन अभी मैंने आपको बताया था 1935 है। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। ये देखिए सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आप लोग जो है सोचेंगे कि मैं बता नहीं रहा हूँ। 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 में था एक्ट में। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित यानी रिजर्व और हस्तांतरित विषय पर। ठीक है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन 1935। अगला बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लिखा है 1919 अधिनियम के अंतर्गत कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना। तीसरा है, केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो देखिए पहला वाला आपका बिल्कुल सही है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल 1909 में है, जिसे 1909 आपका जो अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है। केंद्रों द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है, यानी आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। व्याख्या में देख लेते हैं। देखिए अधिनियम 1919, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, इस अधिनियम को भारत राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। किसे? 1919 को। इसके अंतर्गत 2 विषय थे, लिखा है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक कार्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था 1919 में हुआ। ठीक है, 1919 अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियंस के लिए भी बढ़ा दिया गया। मतलब 1919 में केवल मुस्लिमों के लिए था, लेकिन 1909 में जो है मुस्लिमों के लिए था, और 1919 में इसे यूरोपियों के लिए, सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए भी विस्तारित किया गया। अगला है, लिखा है, द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन, द्वैध शासन। ठीक है, ये होता है। अगला है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटा गया 2 भागों में, यानी रिजर्व और ट्रांसफर्ड। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित हैं, यानी आरक्षित कौन से हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में। तो भैया देखिए, न्याय प्रशासन और भू राजस्व और पुलिस, पहला, तीसरा और चौथा, ये आपके आरक्षित हैं। ठीक है, आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त भी आता था, पुलिस, सिंचाई। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि को रखा गया था। ठीक है, आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को यानी ट्रांसफर्ड विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया था। ठीक है, अगला है, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन? 1919, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
ये देखिए, ये तो हो गया अपना। उसके बाद हाँ, ये 14वां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई भैया? मैंने आपको बताया था 1919 में। ठीक है, यानी राज्य में द्वैत शासन 1919 में, केंद्र में द्वैत शासन लिखा है, केंद्र में द्वैत शासन 1935 में था, जैसा मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ये मतलब प्रथम बार कौन लाया? तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन सी, 1919। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों पर यानी निम्न कथनों पर, प्रश्नों पर नहीं, प्रश्नों पर तो आपको ध्यान देना ही है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, केवल एक सही, केवल दूसरा, दोनों सही, इनमें से या तो एको नहीं सही। ठीक है, 1919 मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संशोधित की गई। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो भैया ये तो नहीं था, लेकिन जो दूसरा है आपका ये बिल्कुल सही है। देखिए, मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार के अंतर्गत जो है 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार देने का प्रावधान किया गया, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इसी वजह से आपका क्या है, पहला वाला ऑप्शन गलत है, दूसरा वाला सही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में आरक्षित स्थान किए गए थे। ठीक है, तो आपका दूसरा भी सही है। 17वां प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होती थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो भैया कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं। ठीक है, आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा। लिखा है, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा परीक्षा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। 1855 से इस हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद भी भारत में ना होकर के ये लंदन में ही होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार 1922 में पहली बार परीक्षा होनी थी, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता तथा भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई थी। यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई थी तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक हो गया था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। लिखा है, 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेप की स्थापना की गई? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। ठीक है, तो ये था आपका 1919 अधिनियम। आइए पढ़ते हैं इसे भी। लिखा है, वर्ष 1919 के भारत अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज V की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई। इसका उद्घाटन 1921 में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 45। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भैया आपका ऑप्शन पहला और तीसरा है। लिखा है, प्रश्नगत वर्षों में से 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम
1919 के अंतर्गत हुआ। लिखा है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 में। अगला है अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है। अगला है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्त हुआ 1945 सरकार का जो अधिनियम है उसके माध्यम से। अगला है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित है? ये भी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। लिखा है निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ये है आपका अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये प्रांतीय नहीं था। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है आइए पढ़ते हैं, ऊपर की व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 1935 के अंतर्गत हुआ। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विभाजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन शुरू किया गया। इसके तहत प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत चीफ कमिश्नर प्रांतों देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास की गई थी, यानी केंद्र के पास थी। ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? वही 1935 होगा भैया अपना। ठीक है। संघीय और केंद्र में द्वैध शासन 1935। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935, अभी मैंने आपको बताया। संघीय शासन व्यवस्था 1935। 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसके पास होंगी? गवर्नर जनरल के पास, जो मेन आदमी है उसके पास होंगी। लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली फेडरेशन ऑफ इंडिया भारतीय संघ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। लिखा है भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। तो किसमें उल्लेख था? भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के अंतर्गत आता है। ठीक है। लिखा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे जो है संविधान के मुख्य स्रोत मिलते हैं भैया। बहुत भैया जो 1935 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए लिखा है 1935 भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र तथा प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये किसके अंतर्गत आता है? 1935 के अंतर्गत। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। लिखा है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? अभी मैंने आपको बताया था 1935। तो आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।